हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं फ्रेंड्स, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गांधी युग की। याद रखिएगा, गांधी युग जो कि 1919 से लेकर के 1947 तक माना जाता है, इसको आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ना, पूरा का पूरा व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ गांधी जी के राजनीतिक जीवन पे आधारित प्रश्नों से होने वाला है। और बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्न हैं, उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है ना। और जो अभी हाल फिलहाल में आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर फ्रेंड्स अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि विनोबा भावे को उन्होंने चुना था। अच्छा, अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब कब हुआ था, तो 1940 से 1941 के मध्य में हुआ था। महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे, जबकि ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुना था। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो आप बताएंगे आचार्य विनोबा भावे, अगर द्वितीय सत्याग्रही पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, जबकि तृतीय सत्याग्रही पूछेगा तो ब्रह्मदत्त को आप बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन और इसकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, 4 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था और साथ ही साथ उन्हें स्वशासन देने के लिए राजी करना था। तो ये भी आपको याद रखना है। कब शुरुआत हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स 4 सितंबर 1920 को। कब हुआ था, 4 सितंबर 1920 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव अपनाया था। देखिए, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन का जो प्रस्ताव है यही अपनाया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें। डिटेल की बात करें तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की लाहौर में बैठक हुई थी और इस लाहौर अधिवेशन के दौरान भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो मुख्य रूप से ये प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। देखिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो वो था चंपारण। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह था जो कि तीन खटिया प्रणाली के तीन खटिया जो प्रणाली थी उसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था। 3/20 हिस्से पर उन लोगों ने नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था, तो उसके विरोध में था। जबकि दूसरा अगर सत्याग्रह की बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर यानी मिल हड़ताल जो था, ये महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये दूसरा आंदोलन था गांधी जी का। याद रखिएगा, मिल मालिक जो थे ना, बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि मजदूर मिल मालिकों द्वारा प्रस्तावित 20% के मुकाबले 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। देखिए, इसमें कुछ घटना हुई थी ना कि क्या हुआ था कि प्लेग महामारी फैलने की वजह से जितने मजदूर थे सब अपने अपने घर चले गए थे। उसमें जिन लोगों ने बचा था, जो मजदूर बचे हुए थे, उनको मिल मालिकों ने कहा था कि मैं आपको दोगुना वेतन दूंगा, यानी दोगुना बोनस देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। दोगुना बोनस देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब प्लेग महामारी खत्म हो जाती है तो वापस से जो मजदूर वापस आने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मिल मालिक थे
वो जो है बोनस देना बंद कर देते हैं पूरी तरह से। तो वहीं पर मजदूर जो पहले से उसमें कार्यरत थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मिल में काम कर रहे थे, तो वो हड़ताल पे चले जाते हैं तो और बोनस की मांग करने लगते हैं। तो वही था अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है ना, जिस ये महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह था। ठीक है, कब हुआ था? 1918 में, जबकि पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से ना 9 जनवरी, याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। इसीलिए प्रतिवर्ष भारत के अंदर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 के दिन वापस आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की अगर बात करें तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे मुंबई के अपोलो बंदर, यानी जिसे अब अपोलो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, पर उतरे थे और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था फ्रेंड्स विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। देखिए, विंस्टन चर्चिल ने मोहनदास करमचंद गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जबकि गांधी जी ने इस अभिव्यक्ति को एक प्रशंसा के रूप में लिया था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा उपहास उड़ाया जा रहा, बल्कि उन्होंने इसको एक प्रशंसा के तौर पर देखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के समय क्या हुआ था। देखिए, 1930 ईस्वी में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय क्या हुआ था? तो वहाँ पर दांडी मार्च निकाला गया था। क्या निकाला गया था? दांडी मार्च, यानी इसे नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर डिटेल की बात करें तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था और यह 24 दिनों तक यात्रा चली थी। इस 24 दिनों के दौरान कुल 388 किलोमीटर की यात्रा तय किया गया था, याद रखिएगा। और इस सत्याग्रह को नमक सत्याग्रह या साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। गांधी जी और उनके समर्थकों ने दांडी पहुंच करके वहां अपना नमक कानून तोड़ा था, यानी नमक बनाया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है ना, नमक कर के विरुद्ध में यह यात्रा निकाली गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के अलावा वहाँ के जो निवासी थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये लोग भी उसमें शामिल हुए थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के साथ चंपारण में शामिल होने वाले कुछ लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद शामिल भी हुए थे, ब्रिज किशोर भी हुए थे, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहर उल हक, एन.जी. रंगा और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है ना, ये लोग शामिल हुए थे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ। ठीक है ना, जबकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां से शुरू किया था। देखिए, सत्याग्रह क्रियाविधि की बात कर रहा है, यानी ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था। तो देखिए, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। कब से शुरू हुआ था? 1917 में, चंपारण से, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। यह सत्याग्रह जो था ना फ्रेंड्स, वो ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ था। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया था। जबकि किसान जो थे ना, किसान 3/20 हिस्से पर खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जहाँ पर नील की खेती होती थी वहाँ की भूमि बंजर हो जाती थी। इसकी वजह से वो लोग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो इसी के खिलाफ राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी जब आए तो वहाँ पर अपना प्रथम सत्याग्रह किया था चंपारण में। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे फ्रेंड्स? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादी राजनैतिक नेता और समाज के सुधारक भी थे, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे। वे सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक भी माने जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। गांधी जी ने गोखले के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। देखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी समाचार पत्र था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को क्या उपाधि दी थी। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा गांधी को महात्मा कह के पुकारा गया था। किस क्या कह के पुकारा गया था? तो महात्मा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने महात्मा कहकर संबोधित किया था। टैगोर ने गांधी जी के आध्यात्मिक और नैतिक गुणों से अति प्रभावित थे और अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्होंने उनको महात्मा कहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा निम्नलिखित की शिक्षाओं में अत्यधिक प्रभावित थी। तो याद रखिए, गांधी जी जो अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा थे, ये किन की शिक्षाओं से प्रभावित थी? तो वो थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हेनरी डेविड थोरो। किसके शिक्षा से प्रभावित थे? तो हेनरी डेविड थोरो, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो जेल में रहते हुए गांधी जी ने 19वीं सदी के अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थोरो का निबंध सविनय अवज्ञा पढ़ा था और उन्होंने संस्कृत शब्द सत्याग्रह, यानी सत्य के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दी थी, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ और याद रखना है कि जो सत्याग्रह शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस घटना से संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता की बात करें तो याद रखिए फ्रेंड्स, कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिटेल की बात करें तो गांधी इरविन समझौता भारत की सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, गांधी जी ने किस वर्ष में हरिजन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1932 में हरिजन आंदोलन की शुरुआत किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत 1932 में की थी। 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 30 सितंबर 1932 को, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था सन 1934 में। कब किया गया था? 1934 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 14 सितंबर 1934 में वर्धा के महिला आश्रम के ऊपरी कक्ष में किया गया था। तो याद रखिएगा, गांधी जी का जो वर्धा आश्रम था, वर्धा आश्रम का जो ऊपरी कक्ष था, जो कि महिला आश्रम का ऊपरी कक्ष था, वहीं पर स्थापना किया गया था 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की। ठीक है, इस संघ से ही महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान की शुरुआत की थी
और इस संघ के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे कृष्णदास जाजू को। किसको बनाया गया था? कृष्णदास जाजू को। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने पूना संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता ब्रिटिश सरकार के 4 अगस्त 1932 के नस्लीय पुरस्कार के जवाब में किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ हुआ था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण। तो पहली बात, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। जबकि ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था लाहौर के अंदर। कहाँ हुआ था? लाहौर के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में आयोजित किया गया था, इसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो सन 1942 में पारित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो यरवदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया गया था। जबकि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर जब गांधी जी वहां से वापस आए थे तो उनको गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया गया था। और उस समय गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में यह आमरण अनशन शुरू कर दिया था 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल के अंदर ही। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचिका दिए जाने के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो रॉलेट एक्ट था ना, जिसे काला कानून कहा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, और इससे रॉलेट एक्ट को ही बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। और ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1919 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट जो कि 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पारित कानून था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित समय के लिए जेल में डाला जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध किया और रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला था, क्यों निलंबित कर दिया गया था? देखिए, पहली बात, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, यानी अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो इस असहयोग आंदोलन के दौरान ये आंदोलन जो है ना, ये अहिंसात्मक होना था। याद रखिएगा, अहिंसात्मक होना था। लेकिन ये जो आंदोलन था वो हिंसा का रूप पकड़ लिया था। और कब पकड़ा था? चौरी चौरा कांड की वजह से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकने की कोशिश की और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। और जब थाने में आग लगा दिया तो उसमें कुल 22 पुलिसकर्मी जो थे वो झुलस कर मर गए, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन था वो अहिंसात्मक न होकर के हिंसात्मक हो गया। और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दिया था। तो एक प्रश्न ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कहाँ लिया था? तो 12 फरवरी को 1922 बारदोली में कांग्रेस समिति की बैठक हो रही थी, तो वहीं पर इन्होंने घोषणा किया था वापस लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि यह आंदोलन जो था ना, अहिंसात्मक न होकर के हिंसात्मक का रूप ले लिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने।
यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया, जबकि महात्मा कहकर किसने पुकारा था, तो महात्मा कहकर पुकारा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। डिटेल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा था क्योंकि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और उन्होंने देश को एकजुट करने का कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से महात्मा गांधी की रचना कौन सी है। देखिए, महात्मा गांधी की रचना की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की रचना है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद की है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ये भी आपको याद रखना है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये है जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि 388 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था और ये यात्रा कुल 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, और इस यात्रा को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था और दांडी पहुँच करके जो नमक सत्याग्रह है ना, उसके कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम को काला कानून कहा गया था जो कि 1919 में लाया गया था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी कानून कहा गया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता था। तो इसलिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को यानी रॉलेट अधिनियम को कहा था काला कानून। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इस कानून के खिलाफ गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू किया था। यह आंदोलन अहिंसक सविनय अवज्ञा का पहला संगठित आंदोलन था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत में देखिए एक प्रश्न पूछा जाता कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई थी। तो याद रखिएगा, हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसका था आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है अपनी उपाधि केसर हिंद की वापस की थी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दिया रहता है कि कब, तो वो दिया रहता है कि 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके बाद, तो नहीं, ये जब इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था तब इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। तो ये आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। देखिए, पहली बात कि महात्मा गांधी ने जब प्रथम सत्याग्रह किया था तो प्रथम सत्याग्रह कब किया था, तो 1917 में किया था, चंपारण सत्याग्रह। जो दूसरा सत्याग्रह किया था वो किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। और इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के रूप में एक हथियार के रूप में भूख हड़ताल को अपनाया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जो कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1918 में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1919 में खेड़ा आंदोलन, 1918 में ही खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान पहली बार भूख हड़ताल को इस्तेमाल किया था और यह हड़ताल जो हुई थी 1918 में हुई थी। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कपड़ा मिल श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो महात्मा गांधी केवल एक बार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कर्नाटक स्थित जो बेलगांव है, याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने, जो कि 1924 में आयोजित किया गया था। तो इसी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने
हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 1910 में। कब किया था? 1910 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी के द्वारा 1910 में किया गया था। हिंद स्वराज 1909, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, 1909 में। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किया था? तो 1909 में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई पुस्तक है जो गांधीवादी विचारकों के बीच गीता जैसा महत्व रखती है। अगला प्रश्न है कि फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के डबरन में। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के डबरन में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फर्म की स्थापना की गई थी। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स फर्म सेटलमेंट की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। फिनिक्स फर्म की स्थापना कब होती है? तो 1904 में। कहाँ होती है? तो डरबन में होती है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने गुजरात में के खेड़ा कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? तो गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया था 1918 में। कब नहीं चलाया था? 1918 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन यानी खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को शुरू किया था। देखिए गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह था वो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था चंपारण बिहार से, 1917 में हुआ था। जबकि महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह कौन था? तो दूसरा था, याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था जो कि 1918 में शुरू किया गया था। और तीसरा जो सत्याग्रह था गांधी जी का वो था खेड़ा सत्याग्रह। कौन था? खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च 1918 को शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, कुछ लोग पहले अहमदाबाद, पहले चंपारण की पहले जो है खेड़ा, तो पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, फिर उसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने, तो उस दौरान उन्होंने कहा था करो या मरो। क्या कहा था? करो या मरो। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा दिया था। डिटेल की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने यह नारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में दिया था और अपने भारत छोड़ो भाषण के दौरान दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका का स्टेशन था, उसका नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। क्या था? पीटर मैरिट्सबर्ग, जहां पर महात्मा गांधी को ट्रेन से यानी ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ये स्टेशन कहाँ का है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का है, जहाँ पर महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर्स मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। यह घटना 1893 की हुई, ठीक है। इस घटना के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। डिटेल की बात करें तो दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्टिंग सार्जेंट कहा गया था। क्या कहा गया था? रिक्टिंग सार्जेंट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। रिक्टिंग सार्जेंट कहा गया था महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा कि गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के किस वर्ष घोषित किया गया था? महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने
किस वर्ष घोषित किया था? तो याद रखिएगा ये किया था फ्रेंड्स 1930 में। कब किया था? 1930 में। ठीक है, कब किया था? 1930 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो टाइम मैगजीन ने साल 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जबकि 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान टाइम मैगजीन ने पहली बार गांधी जी को अपने कवर पर संत गांधी शीर्षक में छापा था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा जो है ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया था, यानी ऑपरेशन शून्यकाल शुरू किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए। डिटेल की बात करें तो अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को रात 12 बजे महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा गया था? देखिए, गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अजात शत्रु का मतलब होता है कि जो कभी हारे न, ठीक है ना, उसको अजात, अ का मतलब नहीं होता है, और अजात शत्रु का मतलब जो कभी हारने वाला न हो, यानी विजय प्राप्त करने वाला। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है ना, जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी अजात शत्रु, जो कभी हारने वाला ना हो, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थी भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखिएगा, जो क्रिप्स प्रस्ताव था ना, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ब्रिटिश सरकार ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी, जिसको महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन 1930 से 1920 के बीच लंदन में आयोजित किए गए थे। महात्मा गांधी द्वारा कौन से समाचार पत्र संचालित किए गए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा देखिए यंग इंडिया का भी शुरुआत किया गया था, नवजीवन का भी, और हरिजन, ये इन तीनों समाचार पत्रों का संचालन किया गया था, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले डिटेल की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1919 में यंग इंडिया नामक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका की शुरुआत की थी, जबकि 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत किया था, और 1929 में नवजीवन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि यंग इंडिया कब शुरू किया गया था? तो 1919 में। हरिजन कब शुरू किया गया था हरिजन नामक पत्रिका? तो 1933 में। जबकि नवजीवन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? तो 1929 में। तो ये भी डेट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1917 में। कब किया गया था? 1917 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को आए थे ना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे, और इसी समय जो है 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जबकि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। याद रखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था, आज जबकि 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद प्रथम आश्रम जो है 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है, क्षेत्र की कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया था। 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती
किनारे पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहियो को किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी का जो पसंदीदा भजन था वैष्णव जन तो तेने कहियो, इसको लिखा था नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान प्रस्ताव का संकल्प लिया था? तो फ्रेंड्स वो लिया था 1940 में। कब लिया था? 1940 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो लाहौर प्रस्ताव, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा 22 से 24 मार्च 1940 तक जो लाहौर प्रस्ताव पंजाब में आयोजित किया गया था, इस 3 दिवसीय आम सत्र के अवसर पर ही पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, जबकि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ऐसा सम्मान पाने वाले यह एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। ये भी आपको याद रखना है। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था। किस सन में दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। क्या दिया गया था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना कब की थी? तो देखिए महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किया था 1910 में। कब किया था? 1910 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में की थी। यह आश्रम दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में स्थित था। कहां पे? ट्रांसवाल। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि प्रदान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया था। क्या कहा गया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू की कविताओं में रंग, कल्पना और काव्यात्मक गुणवत्ता थी। इसकी वजह से इनको भारत की कोकिला कहा गया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी कितने वर्षों तक साउथ अफ्रीका में रहे हैं? तो महात्मा गांधी जो है ना फ्रेंड साउथ अफ्रीका के दौरान 3 बार भारत आए। ठीक है ना। और इस 3 बार के दौरान वो कितने वर्षों तक साउथ अफ्रीका में रहे हैं? तो 21 वर्ष तक। कब कितने वर्ष तक रहे हैं? 21 वर्ष तक। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में करीब 21 साल बिताए, जबकि वे 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को वह भारत वापस लौटे थे। और इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो थे ना फ्रेंड्स याद रखिएगा वो किनकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय के रचनाओं से प्रभावित थे महात्मा गांधी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी को लियो टॉलस्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू से बहुत प्रभाव मिला था। ठीक है ना। यह किताब जो है ना ईसा मसीह द्वारा प्रचारित अहिंसा के सिद्धांत में शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था जो है महात्मा गांधी से संबंधित यानी गांधी युग से संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी मैंने प्रश्न कराए वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और ऑल जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा। वहाँ मैंने आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उसके बाद जियोग्राफी से संबंधित काफ़ी प्रश्न मैंने करवाए हैं और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ बीपीएससी 4.0 के नाम से। ठीक है। वहाँ जरूर आप जाकर के विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।